Today we are going to discuss W.B. Yeats' poem Prayer for My Daughter. Yes. So Yeats was an Irish poet. He belonged to Ireland, and he also fought for the freedom of Ireland. First of all, I would like to tell you about the location of Ireland and the difference between Ireland and England. So, Ireland was a part of England at that time. So, in England was a Protestant country. The people, majority in England, belonged to Protestant sect of Christianity. Fine? And the majority in Ireland, they belonged to Catholic sect of Christianity. Clear? कैथोलिक सेक्ट जो था क्रिश्चियनिटी का, वो तो ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी थी, और उसमें जो कुछ खराबियां आ गई थी तो उसके प्रोटेस्ट में मार्टिन लूथर ने कुछ कमियां बताई और ये कहा कि भाई हम तो पोप को नहीं मानते हैं, हम तो, है ना, तो वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने सुधार की मांग की। तो इंग्लैंड में एक तो ये अंतर था खास, अपने लिए तो सारे क्रिश्चियंस बराबर हैं, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए तो अंतर है ना, एक तो ये था। लेकिन मान लो अपन ये मान लेते हैं चलो वो क्रिश्चियन थे, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस जो था इंग्लैंड और आयरलैंड में ये था कि इंग्लैंड वॉज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बाय नाउ, है ना, 19th सेंचुरी में के एंड में और 20th सेंचुरी। Ireland was a backward country in that sense, इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेंस में हम बात करें तो आयरलैंड में कोई बिग मेट्रो सिटीज़ नहीं थे, स्मॉल सिटीज़ भी नहीं थे, गांव भी नहीं थे, तो फिर क्या थे? हैमलेट्स होती है ना, छोटी छोटी, 5 मकान इधर हैं, 10 मकान 1 किलोमीटर आगे हैं, ऐसा कंट्री था। जंगल, है ना, नेचुरल ब्यूटी थी, सब कुछ था, कोई पॉल्यूशन नहीं था, कोई इंडस्ट्रियल वो अर्बन जो सिविलाइजेशन जैसे इंग्लैंड की थी वैसा आयरलैंड नहीं था। तो वहाँ एक अलग कल्चर, वो हर चीज़ को, जहाँ पे मान लो बहुत ही छोटे छोटे विलेजेस हों तो एक अलग ही कल्चर डेवलप हो जाती है। मतलब जैसे वो हर पेड़ में वो देखते थे कि कोई फेरी रहती है, हर पहाड़ पे कोई ना कोई देवी देवता, उसकी पूजा, हर चीज़ जैसे इंडिया में होता है ना, बहुत छोटे गांव में निवास करते हैं, हर चीज़, हर पेड़ में, आप किसी भी पेड़ में तिलक लगाओ मिल जाएगा, आप सिंदूर लगाओ में। तो ये जितने भी छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे गाँव वाले जो कल्चर होती है वो आयरलैंड की कल्चर थी। हर जगह देवी देवता, फेरीज हैं इस तरह के, और उनके नाम भी, या वो फेरी रहती है या वो रहती है, जैसे अपने यहाँ भोम्या जी रहते हैं या फला जी रहते हैं या फला जी रहते हैं, हर जगह हर चीज़, कहीं हाथ ही नहीं लगा सकते। आपको डर, अनजान कोई शहर का आदमी चला जाए उसको डर लगता है भाई कहीं बैठे हैं, कहीं जूता लेके कहीं चले जाएं, कुछ कर ही नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते, पता नहीं कहाँ पे क्या पूजा पाठ कर। लेकिन खैर वो इतने अग्रेसिव भी नहीं थे कि साहब हमारे को अपवित्र कर दिया, ऐसा नहीं है। जो लोग हर चीज़ की पूजा करते हैं वो बहुत ही उदार होते हैं और पायस होते हैं। ये तो आजकल अलग कल्चर है भाई साहब, हमारे धर्म को गंदा कर दिया या ऐसे कर दिया, मतलब झुके नहीं, नमस्ते नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो उस टाइम मतलब आयरलैंड एक बहुत छोटा कंट्री था, छोटे छोटे गाँवों का कंट्री था, और हर पेड़, हर जंगल, हर पहाड़ पे वो मतलब फेरीज वगैरह, है ना, स्पिरिट्स होती थी ऐसा।
इंग्लैंड एक अलग इंडस्ट्रियलाइज, इंग्लैंड के कब्जे में पूरी दुनिया थी। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है ना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, बिल्कुल। अब आयरलैंड के लोग अच्छा फील नहीं करते थे इंग्लैंड के उसमें रह करके, तो उन्होंने एक बहुत लंबा स्ट्रगल इनका चला। अब तो ऑटोनॉमी ले ली उन्होंने, लेकिन येट्स के टाइम बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे, पार्नेल है ना, मॉन्टगॉन, लेडिगॉन और येट्स वगैरह, इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत इन्होंने जाने दी, बहुत सारे लोग मरे। येट्स बेसिकली एरिस्टोक्रेटिक आइडियोलॉजी वाला इंसान नहीं था। येट्स एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज़ में, एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या होती है? एरिस्टोक्रेसी होती है कुलीन लोग, बहुत एलीट क्लास। हाँ, एलीट क्लास, उनके अलग शौक, बहुत कल्चर्ड, बहुत सिविलाइज्ड, बहुत पॉलिश्ड। लास्ट डचेस में था जैसे। हाँ, लास्ट डचेस में जो ये था ना, ये ड्यूक, वो एरिस्टोक्रेटिक वो वैल्यूज़ होती है, जहाँ कल्चर्ड हैं, आर्टिस्टिक चीज़ों को वो पसंद करते हैं, भीड़ इनको पसंद नहीं। जबकि डेमोक्रेसी में तो भीड़ की, लोगों की वैल्यू है कि गरीब से गरीब इंसान के अधिकार हैं उतने ही जितने हैं सबसे रिच इंसान के। तो डेमोक्रेटिक तो वो लोग होते हैं। ये मन से तो एरिस्टोक्रेटिक था, लेकिन ही एडमायर्ड ए वूमन, मॉड गॉन। मॉड गॉन को वो पसंद करता था। शी वॉज ए पॉलिटिशियन एंड वेरी हार्ड वर्किंग, अग्रेसिव लेडी, charismatic। तो वो ही वॉज, येट्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर। और उसको देख करके, क्योंकि कई बार हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है, तो वो पॉलिटिशियंस थी, तो ये भी पॉलिटिक्स में ही फॉलोड हर। और ही ऑल्सो फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज आउन कंट्री। उसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए भी लड़ना ये शुरू किया इसने। एंड ही प्रपोज्ड मॉड गॉन एंड शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल। ही वॉज डिसअपॉइंटेड दो, लेकिन फिर भी वो काम करता रहा एंड स्टिल ही एडमायर्ड हर। और फिर कुछ सालों बाद फिर प्रपोज किया एंड शी अगेन रिजेक्टेड दैट प्रपोजल एंड स्टिल ही वर्कड विद हर। कई सालों तक फिर उसके साथ काम किया, फिर प्रपोज किया थर्ड टाइम एंड अगेन शी, जबकि वो काफ़ी बूढ़ी भी हो गई थी, ये भी था, बूढ़ा हो गया था। शी अगेन रिजेक्टेड। उसके बाद उसकी शादी भी हो गई थी, उसकी बच्ची हुई, बच्ची बड़ी हो गई, शायद बच्ची को भी ही प्रपोज्ड। कुल मिला के ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद हर मॉड गॉन। और फिर ये पॉलिटिक्स से भी इसका मूड ख़राब हो गया और इसने कहा कि भाई एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज़ तो एरिस्टोक्रेटिक ही होती है, हर किसी को सारे राइट्स नहीं दिए जा सकते कि आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता और आप देश की सरकार चुने। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। वो ये चाहता था कि भाई पढ़े लिखे बहुत ही एलीट क्लास के लोगों को ही वोटिंग राइट्स और रूल करने का राइट, क्योंकि वो रिफाइंड लोग हैं, वो पॉलिश्ड लोग हैं। ये तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड। शुरू में ये बहुत ही रोमांटिक पोइम्स लिखता था। ही वॉज ए प्री राफेलाइट। प्री राफेलाइट एक पेंटर्स होते थे, है ना, 19th सेंचुरी में, सॉरी 20th सेंचुरी में। प्री राफेलाइट पेंटर्स बहुत ही कलरफुल, बहुत रोमांटिक पेंटिंग, बहुत खूबसूरत, मतलब है ना। तो उन प्री राफेलाइट का असर पोइट्स पर भी पड़ा। पोइट्स भी बहुत ही इमेजरी, बहुत ही रोमांटिक, कलरफुल पोएम्स लिखने लगे। तो ही स्टार्टेड राइटिंग इन दैट स्ट्रेन, प्री राफेलाइट, राफेल से पहले वाले। लेकिन सिंस ही वॉज डिसअपॉइंटेड इन हिज लव,
तो फिर वो धीरे धीरे उसका रोमांटिसिज्म उतरने लगा, ख़त्म होने लगा, और ही बिकेम रियलिस्टिक ग्रेजुअली। रियलिस्टिक होता गया, फिर स्टार्क रियलिज़म भी कई तरह का होता है। एक तो सिंपल रियलिज़म है, अभी थोड़ी बहुत रियलिटी डाल दो। एक बहुत ही ज़्यादा हार्श स्टार्क रियलिटी, लोगों को डांटना, पोएम्स में फटकारना, पॉलिटिशियंस पर कमेंट्स करना, ये सारी बातें, तो ये बहुत ही रियलिस्ट हो गया था। तो इसकी जो अर्ली पोइम्स हैं वो बहुत रोमांटिक हैं, और जो लेटर स्टेज में वो बहुत रियलिस्टिक हैं, और ये मानता था कि अब ये दुनिया ख़त्म होने के कगार पर है और एक नई सिविलाइजेशन फिर निकलेगी इसी सिविलाइजेशन से। सर ये बात तो हर पोइट के साथ होती होगी, जवानी में अलग लिख रहा है। ये हज़ारों साल से हर पोइट वैसे तो यही मानता है। एपोकैलिप्स क्या होते हैं, ये एपोकैलिप्टिक पोइट्स होते हैं, जो ये मानता था कि इलियट भी ये मानने लगा था कि भाई एक सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही, बहुत पाप हो गए, बहुत क्राइम हो गए, बहुत कल्चर ख़त्म हो गई, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं और ख़त्म होने को, तो क्या होगा। तो ये अब उन दिनों बाय चांस जब ये पोइम लिखी थी, जो विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, उस टाइम वर्ल्ड वार चल रहा था, ख़त्म हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया तो ख़त्म होने को ही, सारी दुनिया में ही वार हो रहा है, हर कंट्री, और हज़ारों लाखों लोग मर रहे हैं। तो सबके दिमाग में ये था कि भाई सूनर और लेटर दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। तो ये सोचता था कि मैं लास्ट पोइट या इस तरह का स्टेज इस दुनिया की चल रही है। इन दिनों इसकी बेटी पैदा हुई, एनी बटलर येट्स, मतलब वर्ल्ड वार ख़त्म होने वाली चल रही थी वो स्टेज 99। ये जो लड़की पैदा हुई है 24 फरवरी को हुई थी, है ना, आज 24 जनवरी है, 24 फरवरी को पैदा हुई थी। और जो ये पोइम थी ये पब्लिश हुई थी माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, एक पोइम्स का कलेक्शन था, उस वॉल्यूम में ये पब्लिश हुई थी। तो वेस्ट आयरलैंड में एक टावर था बेलाइल, BAILYL होगा, वहाँ टावर में ये रहता था। इसकी जो पैट्रन थी लेडी ग्रिगोरी थी। लेडी ग्रिगोरी वॉज अ रिच वूमन, रिच लेडी, एंड शी सपोर्टेड हर। वहाँ पैट्रन का सिस्टम होता था, भाई कोई भी एक व्यक्ति 2-3 पोइट्स को उसका खर्चा पानी, भाई तुम तो कविताएं लिखो, तुम्हारा जो खर्चा होगा आई विल बियर द एक्सपेंसेस। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते थे, लेडी ग्रिगोरी इसका खर्चा उठाती थी। और इन्होंने आयरिश थिएटर भी रिवाइव किया था 2-3 लोगों ने मिलकर, जिसमें लेडी ग्रिगोरी और येट्स भी थे और एक सिंज था, 3 थे। ठीक है, तो ये पोइम इसने लिखी थी अपनी बेटी के जन्म के कुछ दिन बाद, और ये इमेजिन कर रहा है कि भाई बेटी सो रही है पालने में, चारों तरफ तूफान चल रहे हैं। तो एज आई टोल्ड यू द अदर डे कि जब हमारे दिमाग में तूफान चल रहा होता है, वो इंटरनल फीलिंग है, तो हम एक्सटर्नलाइज करते हैं उन फीलिंग्स को, यानी बाहर भी हमें वैसा ही दिखाई देता है कि भाई चारों तरफ तूफान से, इसका मतलब है ट्रबल। सारी दुनिया में ही तूफान था कि वर्ल्ड वार चल रही थी। तो 3 चीज़ें हो रही है, एक तो दिमाग, तो इसके अंदर ट्रबल है, ट्रबल्ड माइंड है कि भाई स्टेबिलिटी नहीं है, एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड वेरी सून। एक तो वो, एक दुनिया में वर्ल्ड वार, और तीसरा आंधी तूफान चल रहे हैं क्योंकि आयरलैंड कहाँ है, समुद्र के बीच में है, तो वहाँ आंधी तूफान तो होते ही है।
ये इस पोएम का इंट्रोडक्शन है। आपको बैकग्राउंड समझ में आ गई है। अब मैं ये पोएम शुरू करता हूँ। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, रिटन बाय W.B. Yeats। Once more the storm is howling, and half hid under this cradle hood and coverlid, my daughter, my child sleeps on। यानी फिर तूफान चल रहा है चारों तरफ, हेज टेकिंग, यानी दुनिया मतलब छप्पर तोड़ देने वाला तूफान चल रहा है। और अपने जो क्रेडल हुड है, जो पालने का जो ढक्कन है, कवर है, उसमें वो आधी ढकी हुई बेड कवर में माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन, वो सो रही है अभी, अनडिस्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड, शी इज स्लीपिंग। देयर इज नो ऑब्स्टेकल बट Grigory's wood and one bare hill whereby the haystack and roof leveling wind bred on the Atlantic can be stayed। ये आयरलैंड है, ये इंग्लैंड है, ये अटलांटिक ओशन है, इधर अमेरिका है, और इधर अफ्रीका या यूरोप है। अब ये जो अटलांटिक ओशन है, ये सबसे गहरा और सबसे ख़तरनाक हवाएं इधर की साइड चल रही है, और वहाँ तूफ़ान बड़े भयंकर चलते हैं। तो ही इमेजिन्स कि भाई अटलांटिक ओशन से फ्यूल लेकर, मतलब एनर्जी लेकर के दिस haystack और रूफ लेवलिंग विंड जो है, जो स्टॉर्म है, रूफ लेवलिंग यानी पूरी छत को ही उलट के पटक दे ऐसी, और haystack यानी जो जैसे अब खेतों में देखते हो तुम, खलिहान या मतलब घास फूस है, उसको मड से या गोबर से ढक देते हैं ऊपर से, उसको उलट पुलट कर देने वाले, मतलब ऐसे तूफान आते हैं कि बिखर जाते हैं ये सारे। तो उस जो वहाँ से अटलांटिक से एनर्जी लेकर के तूफ़ान आ रहा है और छतों को और हेस्टेक को उलट पुलट करने वाला तूफ़ान ये है, इसको रोकने के लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, क्योंकि ये तो समुद्र है और ये आयरलैंड शुरू हो गया, तो यहाँ तो बड़ा भयंकर आएगा। आयरलैंड के इस जगह है ये, मतलब इसके आगे लेडी ग्रिगोरी की प्रॉपर्टी है, जिसमें जंगल है उसका, है ना। तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई बाधा नहीं है इस तूफ़ान के और मेरे टावर वाले घर के बीच में। केवल लेडी ग्रिगोरी का जंगल है, और उस जंगल में जो पहाड़ है, बेयर हिल, जहाँ से कि इसको थोड़ा सा चैलेंज मिलता है इस तूफ़ान को, ये रोकते हैं, है ना। तूफ़ान को हमेशा ज़मीन और पहाड़ और जंगल धीमा कर देते हैं। तभी तुम देखते हो साइक्लोन्स आते हैं तो गुजरात में, उड़ीसा में, समुद्र के किनारे वाली जगहों में तो आते हैं, फिर वो ज़मीन से टकराता है तो वो ख़त्म हो जाता है। और अगर मान लो साहब 600 या 1000 किलोमीटर का रास्ता है, जंगल पहाड़ ज़मीनों से टकरा के वो उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है अपने यहाँ तक आते आते। तो ये कह रहा है कि भाई केवल लेडी ग्रिगोरी, क्योंकि वो उसकी पैटर्न है और वो उसकी तारीफ़ कर रहा है एक तरह से कि भाई उसकी प्रॉपर्टी, उसका जंगल और पहाड़ ज़रूर इसको तूफ़ान को रोक सकते हैं, अदरवाइज़ कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है। ब्रेड ऑन द अटलांटिक कैन बी स्टेड। तो ये तूफ़ान जो अटलांटिक से फ्यूल एनर्जी लेके आता है, ब्रेड यानी खा के आ रहा है, उसको रोकने के लिए केवल लेडी ग्रिगोरी का जंगल है। And for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. Or I have been walking on the roof of my house and praying to God. क्यों? क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में, मेरे हार्ट में, मेरे दिमाग में ग्लूम है। आई एम फीलिंग मेलंकली, आई एम फीलिंग पेसिमिस्टिक,
है ना, एक निराशा, एक अब दुख है। डिसअपॉइंटमेंट। क्या दुख है? वर्ल्ड वार, और इसी टाइम इनकी भी वार चल रही थी, आयरलैंड वालों की भी, वहाँ भी बहुत खून खराबा। आज जो उसके साथी थे आज लड़ रहे थे, कल वो मर गए, 10 मर गए, परसों 20 मर गए, रोज़ाना ऐसी खबरें। तो ये बिल्कुल निराश और हताश मूड में है। तो ये एक मेंटली डिस्टर्ब्ड पोजीशन में है जब ये पोएम लिख रहा है। और इसकी बेटी का जन्म हुआ तो ये इमेजिन करते, ये कामना करता है अपनी बेटी के लिए कुछ विशेष हैं। तो ये अपने घर की छत पे जाके प्रेयर कर रहा है कि काश मेरी बेटी ऐसी हो, आइडियल बेटी कैसी हो, वैसी मेरी बेटी हो। I have walked and prayed for this young child an hour, 1 घंटे से मैं इसके लिए प्रे कर रहा हूँ। And heard the sea wind scream upon the tower, और मैं सी विंड जो आ रही है ये सी की तरफ से ये स्क्रीम कर रही है, बहुत तेज़ आती है ना आवाज़, हवा जब तक चलती है तो सीटी बजने की ऐसी आवाज़ आती है, पेड़ों की वजह से, चट्टानों की वजह से। तो मैं टावर पे हूँ, टावर एक बहुत फेमस बिल्डिंग है, वहाँ उसके पास उसका घर है। तो मैं उसकी चीख को सुन रहा हूँ, यानी मतलब कितना भयानक माहौल है। एंड अंडर द आर्चेज ऑफ द ब्रिज, तो ये हवा जो है ना, एक तो टावर से टकरा रही है, और जो ब्रिज के नीचे जो आर्चेज होती है ना, 2 पिलर्स हैं उनके बीच में जो आर्च है, उनमें से आती है तो भी साउंड बनती है, होलो जगह से जहाँ से भी आए। एंड स्क्रीम इन द एल्म्स अबाउट द फ्लडेड स्ट्रीम, और जो फ्लडेड यानी ओवरफ्लोइंग जो नदी आ रही है उसके ऊपर जो दोनों किनारों पे पेड़ हैं उनमें से निकलती हवा तो चिर जाती है ना, क्लीव्स। हाँ, the storm gets cleaved when it passes through trees and mountains and arches of the bridges and houses and these things, so it makes furious sound. Imagining in excited reverie that the future years had come dancing to the frenzied drum out of the murderous innocence of the sea. मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक एक्साइटेड रेवरी में। रेवरी क्या होती है? डे ड्रीम। आप छत पे खड़े हो और आप खो गए हो ख्यालों में। वो ख्यालों में खोना, वो ख्याल जो होते हैं ना, वो रेवरी कहलाती है, डे ड्रीम। अब ये कह रहा है कि एक्साइटेड रेवरी, एक तो एक ये है कि बिल्कुल आप चुपचाप हो और खूबसूरत ख्याल आ रहे हो, वो तो सिंपल रेवरी है। और एक एक्साइटेड है कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, इन हिज ओन कंट्री, इन हिज ओन हाउस, एवरीवेयर। तो ही इज़ एक्साइटेड, है ना, तो ही इज़ हैविंग एक्साइटेड रेवरी दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम। क्या इमेजिन करता है कि फ्यूचर ईयर्स है ना एकदम आ गए हैं डांस करते हुए, और वो भी वायलेंट डांस करते हुए, कि डिस्ट्रॉय करते हुए, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग वॉट एवर कम्स इन देयर वे। इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम डांसिंग टू ए फ्रेंजीड ड्रम। अब वो जो मिलिट्री का ड्रम बजता है ना, एक्साइट करने वाला, उस फ्रेंजीड यानी पागल कर देने वाला, जो बहुत ज़ोर ज़ोर से बजता जा रहा है, उस पे जैसे ट्राइबल्स आते हैं ना जंगल में, अचानक ढोल बजाते हुए कबीले आ जाए मान लो, ऐसे फ्यूचर ईयर्स एकदम आ गए हमारे सामने, और उनके इरादे नेक नहीं है। तो the future years have come dancing to a frenzied drum like the tribals who assembled at a place to dance with frenzy। अब वो जो कबीले डांस करते हैं सिर हिला हिला के, वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं, और वो मर्डरस हो जाते हैं। कोई एनिमी आ गया
और एक कबीले ने, एक पर्सन ने देख लिया तो वो ड्रम बजा बजा के सबको बुला लेता है। और वो एनिमी को देख करके फिर वो ये नहीं है कि उससे बात करें, भाई तू कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया। फिर वो फ्रेंजीड पोजीशन में आते हैं, है ना, एंड दे किल दैट स्ट्रेंजर। तो इसी तरह से फ्यूचर ईयर्स आ गए अचानक, डांसिंग टू ए फ्रेंजीड ड्रम, एक किसी ने ड्रम बजाते। मैं अच्छा, ये तो हो गया, इसने अपनी बैकग्राउंड बताई है पोइट ने। नाउ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज ओन डॉटर। अब ये अपनी बेटी के बारे में अब बात करेगा। अभी तो इसने एक तो फिज़िकल बताया है कि भाई तूफ़ान चल रहा है, ये चल रहा है, चारों तरफ ये माहौल है, दुनिया में भी तूफ़ान चल रहा है ना, पॉलिटिकल और मेंटल ट्रबल है, पर्टर्बेंस है, और दुनिया और इसके कंट्री में भी स्ट्रगल चल रही है। वो तूफ़ान है और एक ये फिज़िकल हवाएं चल रही है जो बहुत तेज़ जंगलों से टकराती हुई, पहाड़ों से टकराती हुई, है ना, ब्रिजेस से टकराती हुई आ रही है। अब इससे आप समझ सकते हो कि क्या पोजीशन पूरे वर्ल्ड में, इसके कंट्री में और इसके दिमाग में है। अब हम चलते हैं इसके, अब ये अपनी बेटी के बारे में बात करता है। मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी, कि हे भगवान उसको वो बहुत सुंदर बने, एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक ए स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट, लेकिन ऐसी ब्यूटी न बने, ऐसी सुंदर न बने कि किसी अजनबी की आंखें उसमें उलझ जाएं, क्योंकि ही हैज़ बैड एक्सपीरियंस अबाउट दैट। तो ये नहीं चाहता कि जैसे ये उलझा, इसका मन, इसका दिलो दिमाग किसी और में अटका, उसी तरह इस लड़की के खूबसूरती को देखकर कई लोग उलझ जाएं और उनका करियर, उनका फ्यूचर, है ना, खराब हो। तो डिस्ट्रॉट यानी डिस्ट्रैक्ट, भटकाना। May she be granted beauty and yet not beauty to make a stranger's eye distraught or hers before a looking glass, for such being made beautiful over much। एक तो स्ट्रेंजर्स की आंखें डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, ऐसी ब्यूटी ना मिले, या खुद की आंखें भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, है ना। मान लो ये किसी ग्लास के आईने के सामने खड़ी हो, तो जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर अपनी ही ब्यूटी में खो जाती है। उनका सारा ध्यान अपने कपड़ों में, अपने पहनावे में, आईने के सामने खड़े रहना, इसीलिए करियर में कई बार पिछड़ जाती है, अच्छे अच्छे पदों पर कम मिलती हैं, क्योंकि वो अगर उनमें जज्बा नहीं है तो भटक जाती हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसी भी ना हो कि खुद ही लुकिंग ग्लास के सामने खड़ी हो और खुद उसी में ही खो जाए, और हर्ष और उसकी आंखें, हर्ष यानी उसकी आंखें भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएं बिफोर ए लुकिंग ग्लास, फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, ज़्यादा ही ब्यूटीफुल बन जाए तो। Consider beauty a sufficient end, lose natural kindness, and may be the heart revealing intimacy that chooses right and never finds a friend। ऐसा ना हो कि ज़्यादा ब्यूटीफुल ये हो जाए, और कंसिडर ब्यूटी ए सफिशिएंट एंड, और वो ब्यूटी को ही जीवन का मंजिल मान ले कि इसी को मैं इम्प्रूव करती जाऊँ, इसी में ही खो जाऊँ, मतलब सारा ख्याल इसी में रह जाए, और वो अपनी नेचुरल काइंडनेस खो दे। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लोग बहुत काइंड नहीं होते, ज़्यादा हाँ वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, उनको सारी दुनिया अपनी खूबसूरती की उस एंगल से ही दिखाई दे, दूसरे को ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा। मान लो तो मेरे लेवल की सुंदरता नहीं है। हाँ, आप किसी दुकान पे कोई चीज़ लेने गए, उसमें ब्यूटी का कोई रोल नहीं है,
लेकिन वो जो ब्यूटीफुल लोग हैं वो उनके दिमाग में ब्यूटी ऐसे भरी पड़ी रहती है कि वो फिर वो उम्मीद करते हैं कि वो, है ना, lose natural kindness and maybe the heart revealing intimacy that chooses right and never find a fan. और हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी कोई उसके करीब आ जाए और हो सकता है कि सही तो चुन ले लेकिन एक दोस्त नहीं चुन पाएगी। मतलब दुनियादारी के हिसाब से हो सकता है इसको अच्छा साथी मिल जाए जो खूब पैसे वाला हो, है ना, और खूब पावरफुल हो, लेकिन इसको दोस्त कभी नहीं मिलेगा, शुभचिंतक नहीं मिलेगा। इसको हो सकता है कि भाई दुनियादारी की नज़र में एक सक्सेसफुल पर्सन तो मिल जाएगा लेकिन एक अच्छा दोस्त इसको नहीं मिल पाए। अब इसका एक्सपीरियंस मैंने बता दिया मॉडगोन के साथ। तो ये मानता था कि मैं इसका अच्छा दोस्त हो सकता था लेकिन इसने एक सक्सेसफुल पर्सन से शादी कर ली। तो खूबसूरत लोगों के साथ ये होता है कि उनको तुरंत सक्सेसफुल पर्सन तो मिल जाता है लेकिन शुभचिंतक वो आराम वो खोते ही खोते हैं, है ना। हेलन being chosen found life flat and dull and later had much trouble from a fool, while the great queen that rose out of the spray being fatherless could have her way yet choose a bandy-legged smith for man. अब ये मिथिकल अल्यूज़न यानी वहाँ की जो माइथोलॉजी है उसके उदाहरण पोइट ले रहा है। ये कह रहा है जैसे हेलन है, वो हेलन की मैंने आपको यूलिसीज पोएम पढ़ाते टाइम बताया था कि हेलन जो थी वो मेनेलोस एक बहुत बड़ा वॉरियर था, बहुत बड़ा योद्धा था। उसकी पत्नी हेलन बहुत खूबसूरत थी। मैंने बताया था 3 देवियाँ थी, है ना। एक के पास ज्ञान था, एक के पास सुंदरता, एक के पास पैसा। हाँ, तो सुंदरता वाली ने उसको रिश्वत दी पेरिस नाम के लड़के को कि भाई मैं तेरी शादी करा दूंगी एक सबसे सुंदर लड़की से। और सबसे जो पैसे वाली गॉडेस थी, गॉडेस ऑफ रिचेस, उसने कहा कि मैं तुझे सबसे ज़्यादा रिच बना दूंगी, पावर वाले इनका सबसे पहले पावरफुल बना दूंगी, तो मुझे बता कि सबसे पावरफुल मैं हूँ, है ना। तो इसने क्या किया, ब्यूटी वाली को बता दिया। तो वो लड़का जो पेरिस था वो धरती पे आया। सबसे खूबसूरत महिला मेनेलोस नाम के वॉरियर की पत्नी थी, तो वो मैरिड थी। और ये तो ग्वाला या कोई बकरी भेड़ बकरी चराने वाला लड़का था पेरिस। अब इसको तो वो कैसे मिल सकती है। लेकिन उस हेलन का दिमाग खराब कर दिया था उस गोडेस ने। तो वो जो हेलन थी वो बोर हो गई महलों में रहते, सेम लाइफ है, सेम रूटीन है। तो वो उस पेरिस से प्रभावित हो गई कि यार क्या जंगलों में गायें चराता है, क्या है पहाड़ों में जंगलों में। तो वो उस पेरिस के साथ भाग गई हैं। और वो मेनेलोस तो बहुत बड़ा वॉरियर था, दुनिया का सबसे। फिर इस घटना की वजह से ट्रोय का युद्ध हुआ जिसमें हजारों लोग मरे, है ना। यूलिसीस ने भी उसमें भाग लिया, वो ट्रोजन वार थी। तो ये कह रहा है कि हेलन बीइंग चोजन, अब हेलन को चुन लिया ब्यूटी ने, यानी ये हेलन एक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल थी, महिला थी। लेकिन उसको लाइफ बहुत फ्लैट और डल लगी कि यार ये क्या रूटीन है, रोजाना महलों में रहते रहो। एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम ए फूल, और एक मूर्ख की वजह से सारी परेशानी पैदा कर दी सारे एम्पायर में। हजारों लोग, देवी देवताओं ने भी उस युद्ध में भाग लिया। इसी तरह वाइल दैट ग्रेट क्वीन, एक दूसरी रानी थी जिसको दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे, अफ्रोडाइट ब्यूटी की क्वीन है, जिसको समुद्र के झाग से
देवताओं ने बनाया था, है ना। वो स्प्रे, समुद्र का स्प्रे होता है ना, उससे बनाया था। बीइंग फादरलेस, अब वो अफ्रोडाइट थी क्योंकि उसको तो देवताओं ने झाग से बनाया था, तो फादर तो था ही नहीं। तो जब वो बड़ी हुई तो एक लंगड़ा गॉड था, हेफेस्टस, HEPHAESTUS, 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 हेफेस्टस। उसको उसने पति मान लिया, मतलब उससे शादी कर ली, और थोड़े दिन बाद बोर हो गई, तो फिर वो दूसरे गॉड के साथ भाग गई। फिर वो ट्रबल। ये अफ्रोडाइट है, वीनस भी कहते हैं इस गॉडेस को, वीनस स्टार है ना वो, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है इस पोइट के हिसाब से। वो सोचती कि यार मैं बदसूरत होती तो भी एक ही आदमी से शादी करके रहती, और मैं खूबसूरत हूँ तो भी एक से रहूँ, तो फिर मेरी खूबसूरती का फ़ायदा क्या हुआ। मतलब उनके दिमाग में खूबसूरती चलती रहती है, और वो ज़िंदगी के और जो अनमोल काम है, वो ऊंचे बेहतर काम है, वो छोड़ के उधेड़ बुन में ही लगी रहती है, और हमेशा गलत इंसान चुनती है और गलत फैसले करती है, जिसकी वजह से न केवल उस पर प्रॉब्लम आती है, बल्कि घर परिवार गांव देश कहीं भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो। तो ये कह रहा है बीइंग फादरलेस कुड हैव हर वे, तो वो अपनी, क्योंकि अफ्रोडाइट वाज मेड आउट ऑफ द स्प्रे ऑफ द सी, तो शी डिड नॉट हैव एनी फादर, तो शी कुड हैव हर ओन विल, जो चाहे वो कर सकती, कोई रोकने वाला ही नहीं। तो उसने फिर क्या किया, यट चोज ए बैंडी लेगेड स्मिथ, जो स्मिथ है ना, लोहारों का देवता है हेफेस्टस, लंगड़ा, गॉड ऑफ फायर भी है वो, उसको चुन लिया उसने, दुनिया की और देवी देवताओं सबको छोड़ करके, राजाओं को छोड़ करके। इट्स सर्टन दैट फाइन वीमन ईट ए क्रेजी सैलड विद देयर मीट, ये निश्चित है कि फाइन वीमन यानी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वीमन जो है ना, वो क्रेजी सैलड खाती है, पागल होती है, मतलब कहने का मतलब क्रेजी सैलड खाती है, मतलब ऐसी चीज़ें खाती जो पागल कर दे, विद देयर मीट, अपने मीट से। वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन, हॉर्न ऑफ प्लेंटी क्या होता है, एक सिंबॉलिक है। हॉर्न लिया, हॉर्न सींग होता है, खोखला सींग किसी जानवर का। तो अपने यहाँ जैसे मान लो दिवाली में आपने देखा होगा कई घरों में वो हाथ भरते हैं, है क्या कोई, पहले कई घरों में होता था, कागज़ की बनी हुई या मेटल की बनी हुई या पत्थर की बनी हुई, जिसमें ये समझ लो 3 3 6 3 9 होल होते थे। इसी में दिवाली के दिनों में चने भर दिए, और क्या क्या आते हैं ना उन दिनों में, खील बताशेर बादाम काजू भर के, और फिर रिचुअल करते थे, यानी प्रोस्पेरिटी का, भाई हमारे सब समृद्ध रहे, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहे। ऐसे इनके यहाँ पे हॉर्न ऑफ प्लेंटी होता है। कॉर्नुकोपिया इज द हॉर्न ऑफ द गॉड दैट suckled Jupiter and was placed among the stars as an emblem of plenty। ये मान लो स्टार के बीच में एक जैसे राशियाँ होती है ना, जैसे तुला राशि है तो तराजू जैसे स्टार दिखेंगे, तो जो हॉर्न एक सींग की तरह कुछ दिखाई देता है, उस वो ये माना जाता है कि वे इससे समृद्धि आती है, इसकी पूजा करो या जो भी है।
और ऐसे घरों में खोखले वो भी रखते हैं कि जिसमें दाने भरते हैं, गेहूँ भर दिया, फूल भर दिया, ठीक है। एक सिंबॉलिक रिचुअल्स उस ज़माने में होते थे। यहाँ इसका कहने का मतलब है कि जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़कियाँ होती है, महिलाएं होती है, वो क्रेजी सैलड खाती है और गलत डिसीजंस लेती हैं, जिससे कि पूरी दुनिया ट्रबल में आती है और द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज़ अनडन। और जो प्रॉस्पेरिटी है, घर का जो आर्थिक स्तर है, वो सारा तबाह हो जाता है। गलत फैसले ले लिए, भाग गई, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर वापस आ गई, पति से शादी की, खुद की पसंद से शादी की, फिर सेटिस्फाई नहीं हुई, फिर वापस आके इस तरह के, इस पोइट के हिसाब से ऐसे गलत फैसलों से घर तबाह हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इतनी खूबसूरत हो कि वो खोई रहे अपनी खूबसूरती में, और वो जो हायर काम है, जो बेटर काम है दुनिया में करने के, वो तो भूल जाए और हर चीज़ अपनी ब्यूटी के एंगल से ही, अपनी ब्यूटी के पर्सपेक्टिव से ही वो देखे, और वो ट्रबल में खुद भी आए और परिवार वालों को भी लाए। ऐसी ब्यूटी ना ही मिले तो वो ठीक ठाक ब्यूटीफुल हो, लेकिन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ना हो, क्योंकि वो अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। ठीक है? इज इट एनफ? यस। ओके।